नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ईरान के सरकारी मीडिया इरना के मुताबिक पाकिस्तान के किए हमले में 9 विदेशी नागरिक मारे गए हैं। ईरान के गृह मंत्री अहमद वाहिदी ने कहा है कि इस हमले में 3 महिलाएं, 4 बच्चे और 2 पुरुष मारे गए हैं। यह हमला जहां हुआ वो ईरान की सरहद से 3-4 किलोमीटर दूर है। इससे पहले पाकिस्तान ने ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में आतंकवादियों को निशाना बनाते हुए हमले करने का दावा किया है। वहीं पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा था जिन पर हमला किया गया वो पाकिस्तान में खून खराबा करने वाले आतंकवादी थे जिन्होंने ईरान के उन इलाकों में पनाह ली थी जहां किसी का नियंत्रण नहीं है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने वरिष्ठ इंटेलिजेंस अधिकारियों के हवाले से बताया है पाकिस्तान ने ईरान के अंदर बलूच आतंकियों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इन हमलों में कई आतंकवादी मारे गए हैं। अमेरिका स्थित विल्सन सेंटर में पाकिस्तानी फेलो बाकिर सज्जाद सैयद ने कहा है कि मुझे संदेह है ये तनाव पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के साथ खत्म होगा। उन्होंने कहा कि पहले जो अविश्वास सीमा के दोनों ओर आर्म्ड ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई को रोकता था वो बढ़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे बलूचिस्तान, ईरानी और पाकिस्तानी दोनों में आतंकवाद के पुनरुत्थान की आशंका है। पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान और पूर्व में भारत के साथ पाकिस्तान के पहले से ही खराब संबंधों और बिगड़ती आंतरिक सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए सैयद ने कहा कि पाकिस्तान मामलों को कूटनीतिक तरीके से हल करना पसंद कर सकता है। उन्होंने कहा कि स्ट्राइक के नेचर, इंटरनल पॉलिटिकल डायनेमिक्स और इस धारणा के कारण पाकिस्तान को इस बार जवाब देने में कठिनाई हो रही थी, लेकिन इस्लामाबाद शीघ्र तनाव कम करना चाहेगा क्योंकि अगर स्थिति को ऐसे ही जारी रहने दिया गया तो इससे पाकिस्तान को 2 मोर्चों पर एक बड़े संघर्ष में घसीटने की संभावना है। एक वरिष्ठ पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि सेना को बेहद हाई अलर्ट पर रखा गया है और ईरान की तरफ से किसी भी दुस्साहस का मजबूती से मुकाबला करा जाएगा। इस्लामाबाद में विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकड़ दावोस में विश्व आर्थिक मंच की यात्रा में कटौती करेंगे और स्वदेश लौट आएंगे। पाकिस्तानी सुरक्षा विश्लेषक इजाज हैदर ने अल जजीरा को बताया ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ईरान ने पाकिस्तान के साथ इराक या सीरिया जैसा व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता। पाकिस्तान के पास आतंकी समूहों और उनके बुनियादी ढांचे पर हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हैदर ने कहा कि ईरान पहले से ही गंभीर स्थिति में है क्योंकि गजा पर इजरायल के युद्ध में उसके रीजनल प्रॉक्सीज लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का पूर्व में पाकिस्तान के साथ मोर्चा खोलने का कोई तार्किक रणनीतिक अर्थ नहीं है। पाकिस्तान के द्वारा ईरान पर जवाबी कार्रवाई के बाद ईरान की नाराजगी और बढ़ गई है और अब ईरान ने पाकिस्तान के द्वारा किए गए हमलों की कड़ी निंदा की है। उसके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा कि पाकिस्तान के सबसे वरिष्ठ राजनयिक को स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया गया है। अब देखना होगा कि ईरान पाकिस्तान को लेकर क्या कदम उठाता है क्योंकि इलाके में तनाव बढ़ रहा है। ईरानी मीडिया ने कहा कि कई मिसाइलों ने पाकिस्तान की सीमा से लगे सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत के एक गाँव पर हमला किया जिसमें कम से कम 9 लोग मारे गए हैं। तेहरान में चिंता का कारण यह है कि पाकिस्तान ने ईरानी क्षेत्र के अंदर हमला करके एक सीमा पार कर ली है, एक सीमा जिसे तोड़ने के लिए अमेरिका और इजरायल भी सावधान रहे हैं। वहीं अगस्त तक पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कार्रवाई जवाबी कार्रवाई थी। इसके साथ ही उन्होंने जियो टीवी से ये भी कहा इस बात के निरंतर प्रयास होने चाहिए कि ये आगे ना बढ़े। ईरान पर जवाबी हमला करने के लिए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश के आर्म्ड फोर्सेस की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता और हमारे नागरिकों की भलाई सबसे सर्वोपरि है। पाकिस्तान ने शांति और सुरक्षा के लिए बिल्कुल उचित कूटनीतिक और सैन्य जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हम अपने 2 पड़ोसी देशों के साथ शांति चाहते हैं लेकिन अपनी रक्षा का उसे अधिकार है। ऑपरेशन मार्ग बर संचार के लिए हमारे सशस्त्र बलों को राष्ट्र सलाम करता है। पाकिस्तान जिंदाबाद भी कहा। ईरान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर रूस ने तनाव कम करने और कूटनीति अपनाने की बात कही है। रूस ने कहा कि हम चिंता के साथ ईरान पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देख रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हम पार्टियों से अधिकतम संयम बरतने और उभरते मुद्दों को विशेष रूप से राजनीतिक और राजनयिक तरीके से हल करने का आह्वान करते हैं। वहीं तुर्की ने भी ईरान, इराक और पाकिस्तान से संयम बरतने का आह्वान किया है। हालांकि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी का कहना है कि पाकिस्तान अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता से समझौता नहीं करेगा और अपनी धरती की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। यूरोपीय संघ ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर वो बेहद चिंतित है। यूरोपीय संघ के प्रवक्ता पीटर स्टेनो ने कहा कि पाकिस्तान सहित इराक और ईरान में ये हमले यूरोपीय संघ के लिए अत्यधिक चिंता का विषय है क्योंकि ये देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करते हैं और इनका क्षेत्र पर अस्थिर प्रभाव पड़ सकता है।
ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तान की ओर से किए गए हमलों पर बलूचिस्तान के चरमपंथी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने गुरुवार को प्रतिक्रिया दी। बीएलए के प्रवक्ता आजाद बलूच ने कहा, ईरान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में बीएलए की मौजूदगी नहीं है। पाकिस्तान ने आम नागरिकों पर हमला किया है। आजाद बलूच ने कहा कि पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसके बलों ने ईरान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में बीएलए और अन्य आजाद समर्थक संगठनों को निशाना बनाया है। बीएलए पाकिस्तान के दावे को खारिज करता है। बीएलए के प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान के इन हमलों में बेगुनाह लोगों की जान गई है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने पश्चिमी बलूचिस्तान में आम लोगों पर हमला करके मासूम बलूचों को शहीद किया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ईरान के हमलों पर भारत की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत का रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने लिखा है, ये ईरान और पाकिस्तान का आपसी मामला है। जहां तक भारत की बात है, आतंकवाद को लेकर हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है। हम मानते हैं कि देश आत्मरक्षा में इस तरह के कदम उठा सकते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ईरान के हमलों की निंदा करते हुए कहा है कि पिछले कुछ दिनों में इस देश ने अपने 3 पड़ोसी देशों की सीमाओं का उल्लंघन किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान, सीरिया और इराक में ईरान के हमले चिंताजनक हैं। मैथ्यू मिलर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि ईरान ने इन हमलों को आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। इस पर उन्होंने कहा, हम इन हमलों की निंदा करते हैं। हमने देखा कि ईरान ने पिछले कुछ दिनों में अपने 3 पड़ोसी देशों की सीमाओं का उल्लंघन किया है। एक ओर तो ईरान इस क्षेत्र में आतंकवाद और अस्थिरता की फंडिंग करने वाला मुख्य देश है, वहीं दूसरी ओर वो कहता है कि उसे आतंकवाद से निपटने के लिए यह कदम उठाने पड़े। पाकिस्तान की ओर से जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार होने की बात कहे जाने पर मैथ्यू ने कहा, मुझे उम्मीद है कि इस मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सकता है। बता दें, मंगलवार को ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जैश अल अदल के नाम के संगठन को निशाना बनाते हुए हमला करने का दावा किया था। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर असम में पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। केवल 2-3 उद्योगपतियों के लिए सरकार चलाई जाती है। नरेंद्र मोदी देश के एयरपोर्ट, कृषि और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अडानी को सौंप रहे हैं। जीएसटी और नोटबंदी ने छोटे मध्यम उद्योग को खत्म कर दिया और नतीजा ये हुआ कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। ये युवाओं के खिलाफ अन्याय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का वादा है कि हम आपको सरकारी नौकरियां देंगे और छोटे मध्यम इंडस्ट्रीज को फिर से खोलकर युवाओं को रोजगार देंगे। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुरुवार को असम पहुंच गई है। यात्रा के 5वें दिन राहुल गांधी ने असम में बीजेपी, आरएसएस और असम सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस देश में नफरत फैला रहे हैं और एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं। इनका लक्ष्य जनता को लड़ाकर उनका धन लूटना है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मणिपुर से शुरू किया है। इस यात्रा का लक्ष्य हिंदुस्तान की जनता को एकजुट करना है, क्योंकि बीजेपी, आरएसएस पूरे देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर अन्याय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य हर धर्म और जाति के लोगों को एकजुट करने के साथ इस अन्याय के खिलाफ लड़ने का है। असम पहुंचे राहुल गांधी ने राज्य सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया है कि असम में देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा देश में नफरत फैलाने के साथ ही जनता का पैसा लूट रही है। हम इस यात्रा के माध्यम से असम के मुद्दे उठाएंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं और ये यात्रा इन दिनों असम में है। राहुल गांधी ने इस दौरान हेमंत बिस्वा शर्मा पर हमला बोला और कहा कि हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री असम का है। परिवार के सब सदस्य, चाहे वो पत्नी हो, बच्चे हों या खुद हों, सबके सब भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं। इसके बाद सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से तो देश का सबसे बड़ा भ्रष्ट परिवार गांधी परिवार है। बोफोर्स कांड से लेकर भोपाल गैस कांड में एंडरसन को भगाने तक देश का सबसे भ्रष्ट परिवार गांधी परिवार है। ये डुप्लीकेट भी है। उनका फैमिली नाम तो गांधी है ही नहीं, डुप्लीकेट नाम लेकर घूम रहे हैं। डुप्लीकेट लाइसेंस लेने से पकड़ लिया जाता है, मगर डुप्लीकेट टाइटल लेने से क्या होता है मैं नहीं जानता, इसीलिए वो घूम रहा है। शर्मा बोले, वो न्याय यात्रा नहीं, ये मियाँ यात्रा है। जहां मुसलमान रहते हैं ये वहां जाते हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रही कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम में है। इस दौरान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि वो शहर के अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं देंगे। मीडिया से बात करते हुए असम के सीएम ने कहा, हमने कहा है कि शहरों के अंदर से नहीं जाना है। जो भी वैकल्पिक रास्ता मांगा जाएगा उसकी अनुमति दे दी जाएगी, लेकिन अगर शहर के अंदर से जाने की जिद की जाएगी तो हम पुलिस की व्यवस्था नहीं करेंगे। मैं केस दर्ज कर लूंगा और चुनाव के बाद गिरफ्तार करूंगा, अभी कुछ नहीं करूंगा। कांग्रेस ने मोदी सरकार के द्वारा गरीबी कम करने के वादे पर हमला बोला है।
कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। ये लाइनें मोदी सरकार पर चर्चित होती हैं। अब मोदी सरकार ने एक नया गुब्बारा छोड़ा है। बताया जा रहा है कि पिछले 9 साल में 24 करोड़ 82 लाख भारतीयों को गरीबी से उबार दिया गया है, लेकिन असल में यह गरीब के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। सरकार का यह दावा जमीनी हकीकत के विपरीत है। इसमें 4 बड़ी समस्याएं हैं। पहला, अगर गरीबों की संख्या घट गई तो कंजप्शन क्यों नहीं घट रहा। नंबर 2, अगर गरीबी 11.7% तक गिर चुकी है, यानी सिर्फ 15 करोड़ लोग ही गरीब हैं, तो सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन क्यों दे रही है। नंबर 3, नीति आयोग के इस दावे का समर्थन किसी भी थर्ड पार्टी ने क्यों नहीं किया। वर्ल्ड बैंक, IMF, किसी ने तो ये बात मानी होती। चौथा, नीति आयोग के गरीबी नापने के स्थापित मानक हैं, फिर ऐसे मानकों को क्यों चुना गया जो सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला था। वर्ल्ड बैंक ने इस आंकड़े पर थर्ड पार्टी रिपोर्ट की पुष्टि की और इसे सही माना, लेकिन मोदी सरकार अपने ही मुंह मियां मिट्ठू बन रही है। यहाँ नीति आयोग ने खुद ही अनुमान लगाया, खुद ही सर्वे कराया, खुद ही रिपोर्ट बनाई और खुद की रिपोर्ट को प्रचारित भी किया। अयोध्या में बन रहा राम मंदिर बेहद मजबूत बना है, जो कि सदियों तक सुरक्षित रहेगा। इसको लेकर दावा किया जा रहा है यह मंदिर बाढ़ और भूकंप के खतरों से बचा रहेगा। यह मंदिर करीब 2500 वर्ष तक सुरक्षित रहेगा। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मंदिर की डिजाइन बनाने वाले अहमदाबाद के आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा ने कहा है कि राम मंदिर का हिमालय क्षेत्र में आने वाली गंभीर तीव्रता की बाढ़ और भूकंप के प्रतिरोध के लिए परीक्षण किया गया है। इन परीक्षणों के बाद कहा जा सकता है यह अगले 2500 साल तक बरकरार रहेगा। ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अब एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने पूछा है कि आखिर नवनिर्मित राम मंदिर के गर्भगृह में नई मूर्ति क्यों लगाई जा रही है। उन्होंने पूछा कि आखिर रामलला विराजमान कहाँ गए जो खुद प्रकट हुए थे। इसके साथ ही शंकराचार्य ने कई सवाल खड़े किए हैं और श्री राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट से जवाब मांगा है। उन्होंने कई धार्मिक ग्रंथों का हवाला देकर 22 जनवरी को होने जा रहे इस कार्यक्रम को लेकर ट्रस्ट से पहले ही अनेकों सवाल पूछ चुके हैं। अब उन्होंने ट्रस्ट को खत लिखकर कई सवालों के जवाब मांगे हैं। शंकराचार्य की तरफ से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि उन्हें समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि मंदिर के गर्भगृह में किसी नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, जबकि रामलला पहले से ही वहां पर मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक के अवसर पर 22 जनवरी को केंद्र सरकार के सभी दफ्तर आधे दिन के लिए बंद रहेंगे। पीटीआई के मुताबिक मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार के दफ्तरों को आधे दिन बंद रखने का फैसला लोगों की जबरदस्त भावनाओं को देखते हुए लिया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को आदेश दिया है कि 22 जनवरी को यूपी में मांस मछली बेचने पर रोक रहेगी। शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश पहले ही आ चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट किया है और कहा है कि योगी ने खोला मोदी के खिलाफ मोर्चा। साथ में लिखा है, योगी बाबा साहब पर व्यंग्य बाण क्यों भेज रहे हैं, सीधे सीधे कह दें। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि उनकी पार्टी ने प्रधानमंत्री नहीं परिधान मंत्री दिया है। बता दें, वीडियो में योगी कहते हैं घर के अंदर जैसा कपड़ा पहनते हैं वही पहनकर बाहर भी जाते हैं, मंचों पर भी जाते हैं। कहीं जाना हो देश और दुनिया में वही माला पहनेंगे। ऐसा थोड़ी ही है कि अलग अलग जगह अलग अलग वाना पहनकर लोगों को बेवकूफ बनाएं। ये कोई रंगमंच नहीं है। इसको लेकर कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल ट्वीट कर रहे हैं। हालांकि वीडियो काट के वायरल किया जा रहा है। असली वीडियो में वो एक टीवी चैनल पर विपक्षी नेताओं के बारे में यही बात बोल रहे थे और कह रहे थे कि घर में टीका लगाते हैं और बाहर निकलते ही टोपी पहनते हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि ये सारी बातें मोदी पर फिट बैठती हैं। सीटों को लेकर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बातचीत फाइनल नहीं हो पाई है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 20 सीटें मांगी हैं, लेकिन सपा को ये मांग अनुचित लगी है। फिलहाल दोनों पार्टियों ने फिर से मिलने और सीटों पर बातचीत करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि बसपा या रालोद से गठबंधन पर कोई चर्चा नहीं हुई। एक वरिष्ठ नेता ने अखबार से कहा कि आरएलडी समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी है। ये साफ है कि आरएलडी की गठबंधन की कोई भी बात कांग्रेस से नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी से होगी। आरएलडी की सपा से बातचीत हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरुवार को भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें जारी किए गए ईडी समन अवैध हैं और लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें प्रचार करने से रोकने के लिए एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें गिरफ्तार करने के लिए समन जारी करने की पूरी कवायद की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें पिछले हफ्ते ईडी ने चौथी बार समन जारी किया था और उन्हें 18 जनवरी या 19 जनवरी को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा था। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा ईडी को चला रही है। उनका इरादा केवल मुझे गिरफ्तार करने का है ताकि मैं आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार न कर सकूं। मैंने अपना जवाब केंद्रीय एजेंसी को भेज दिया है।
चंडीगढ़ में आज होने वाला मेयर चुनाव फिलहाल टल गया है। चुनाव अधिकारी के बीमार होने की वजह से चुनाव टल गया। आप नेता राघव चड्ढा ने कहा कि हमारी जीत होते देख बीजेपी तिलमिला गई है, हम फिलहाल कोर्ट जा रहे हैं। आप सांसद राघव चड्ढा ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर कहा, हम आज भी चुनाव प्रशासन से यही विनती करेंगे कि अगर एक पीठासीन अधिकारी बीमार हुआ है तो दूसरा पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाए। चुनाव आज निर्धारित थे। भाजपा पहले चुनाव सचिव को बीमार करती है, फिर पीठासीन अधिकारी को बीमार करती है और फिर चुनाव रद्द करती है। ये साफ दिखाता है कि कायर भाजपा इंडिया गठबंधन से डर चुकी है। हरियाणा में कांग्रेस के नेता अपनी डफली अपना राग अलाप रहे हैं। एक और जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा घर घर कांग्रेस निकाल रहे हैं, तो उसका मुकाबला करने के लिए विरोधी खेमे ने भी कांग्रेस संदेश यात्रा शुरू कर दिया है। हुड्डा के विरोधी खेमे में रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी जैसे नेता हैं। उनका अपना अभियान इस सप्ताह की शुरुआत में जींद में शुरू किया गया। कांग्रेस संदेश यात्रा का शैलजा, रणदीप और किरण गुट की तरफ से जो पोस्टर जारी किया गया है, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान का फोटो गायब है। इससे एक बार फिर गुटबाजी को हवा मिलती हुई दिख रही है। बता दें, हरियाणा में लोकसभा के साथ साथ इस साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को गुटबाजी भारी पड़ सकती है। कांग्रेस को पहले भी चुनावों में गुटबाजी की वजह से नुकसान झेलना पड़ा था। बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों में से 3 ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। तीनों दोषियों ने जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दोषियों के वकील द्वारा तत्काल सुनवाई के लिए उनकी याचिका का उल्लेख करने के बाद सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हुआ, क्योंकि आत्मसमर्पण करने का समय 21 जनवरी को समाप्त हो रहा है। कोर्ट से गोविंद राय ने 4 सप्ताह, जबकि मितेश भट्ट और रमेश चांदा ने 6 सप्ताह की मोहलत मांगी है। इन दोषियों ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है। गुजरात में वडोदरा की हरनी झील में एक नाव डूबने से 7 बच्चों की मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार नाव पर कुल 27 लोग सवार थे, जिनमें अधिकांश करीब 23 बच्चे और 4 टीचर थे। घटना के बाद मौके पर स्थानीय फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और तैराकों की टीम पहुंच गई और बचाव कार्य में जुटी। वडोदरा के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने कहा कि नाव पर 23 बच्चे और 4 टीचर थे। 7 लोगों को बचा लिया गया है। 6 से 7 लोगों की तलाश जारी है। बुधवार रात लाल सागर में जेनको पिकाडी नाम का एक व्यापारिक जहाज ड्रोन हमले का शिकार हुआ है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार अदन के बंदरगाह से करीब 100 किलोमीटर दक्षिण में यह हमला हुआ, जिसके बाद भारतीय नौसेना का जंगी बेड़ा आईएनएस विशाखापट्टनम हरकत में आया। आईएनएस विशाखापट्टनम गाइडेड मिसाइल से लैस एक युद्धपोत है, जो नवंबर 2021 में औपचारिक तौर पर भारतीय नेवी का हिस्सा बना था। पीटीआई ने जानकारी दी है कि जेनको पिकाडी जहाज पर 22 क्रू मेंबर हैं, जिनमें से 9 भारतीय हैं। जेनको पिकाडी एक अमेरिकी मालवाहक जहाज है, जिस पर हूती विद्रोहियों ने हमला किया था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हूती विद्रोहियों ने बुधवार को कहा था कि उसकी मिसाइलें सीधे अमेरिकी बल्क कैरियर जेनको पिकाडी से टकराई हैं। इस जहाज को चलाने वाली कंपनी जेनको ने कहा है कि क्रू के किसी भी सदस्य को चोट नहीं आई है और जहाज को थोड़ा नुकसान पहुंचा है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में भारतीय खिलाड़ी सुमित नागल बाहर हो गए हैं। दूसरे राउंड में सुमित को चीनी खिलाड़ी के सामने हार मिली। दोनों खिलाड़ियों के बीच ये मुकाबला करीबन 3 घंटे तक चला। सुमित की मैच में अच्छी शुरुआत हुई थी, मगर दूसरे राउंड में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और इसके बाद वो मैच में लौट नहीं पाए। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।